आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो इंडियन आईटी सेक्टर की पूरी दिशा बदल रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई आम स्लो डाउन नहीं बल्कि एक ऐसा बदलाव जो इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। हाँ, ये एक मैसिव शिफ्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस एंड अदर्स नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स। वीडियो को लाइक भी करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। बिल्कुल, ये जानकारी सबके पास पहुंचनी चाहिए। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर हम पिछले 30 साल देखें तो इंडियन आईटी सेक्टर ने हमारी इकोनॉमी को एक नया आकार दिया है। इस इंडस्ट्री ने इंडिया में एक बहुत बड़ा और मजबूत मिडिल क्लास खड़ा किया है ना? सही कहा आपने। आज हम बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद में जो शानदार रियल एस्टेट बूम देखते हैं या बड़े मॉल्स देखते हैं, वो इसी आईटी सेक्टर की देन है। लेकिन जो डेटा हम आज एनालाइज कर रहे हैं वो बताता है कि ये पुराना मॉडल अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है। What's fascinating here is कि जो हमारा आजमाया हुआ पुराना मॉडल था, जिसे हम इंडस्ट्री की भाषा में मैन पावर रेंटल या लेबर आर्बिट्राज मॉडल कहते हैं, वो पूरी तरह से फेल हो रहा है। मैन पावर रेंटल मॉडल यानी हेड काउंट बढ़ाकर पैसे कमाना। एग्जैक्टली। अगर हम दशकों पीछे जाएं तो ये फॉर्मूला बहुत ही सीधा और असरदार था। आईटी कंपनियां कॉलेज से फ्रेशर्स को हायर करती थी, करीब 3 से 5 लाख सालाना के पैकेज पर, और वो भी भारी तादाद में। हाँ, मास हायरिंग होती थी तब। बिल्कुल, उन्हें बेसिक मेंटेनेंस या टेस्टिंग और बैकएंड सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी, और उसके बाद वेस्टर्न क्लाइंट्स को इन इंजीनियर्स के लिए 25 से $60 पर आवर के हिसाब से बिल भेजा जाता था। और उस समय ये दोनों के लिए फायदे का सौदा था, क्योंकि वेस्टर्न कंपनीज को अपना बजट कंट्रोल करना होता था। उनके वहां के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत महंगे होते थे। हाँ, ऑफशोर डेवलपमेंट के जरिए वेस्टर्न कंपनीज का खर्च लगभग 50 से 70% तक कम हो जाता था। और उस समय की टेक्नोलॉजी भी ऐसी थी कि एंटरप्राइज सिस्टम्स बहुत कॉम्प्लेक्स और भारी भरकम होते थे। मतलब एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो उसे मेंटेन करने के लिए बहुत लोग चाहिए होते थे। सही पकड़ा। छोटे मोटे बग्स फिक्स करने के लिए और सिस्टम को सालों साल चलाने के लिए सैकड़ों लोगों की एक फौज लगती थी। इसलिए भारत की आईटी कंपनियों का ये स्केल एंडलेसली वाला मॉडल सुपरहिट हो गया, जहां जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा बिलिंग। हाँ, और उतना ही बड़ा मुनाफा। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जो लेबर आर्बिट्राज का जादू इतने सालों तक चला, वो अचानक से फेल क्यों हो रहा है? मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रीजन ऑटोमेशन है। बिल्कुल, ऑटोमेशन ने इस इंडस्ट्री का फाउंडेशन ही हिला के रख दिया है। पहले जब कोई सॉफ्टवेयर बनता था तो उसे सर्वर पर लाइव करने के लिए, यानी डिप्लॉय करने के लिए, एक पूरी टीम लगती थी जो सब कुछ मैन्युअल करती थी। हाँ, लेकिन अब डेवऑप्स पाइपलाइंस आ गए हैं, जिन्होंने इस मैनुअल काम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जो कोड पहले एक टीम हफ्तों में टेस्ट करके लाइव करती थी, वो अब ऑटोमेटेड सिस्टम्स कुछ ही मिनट्स में कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। और तो और, अब एआई खुद बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर रहा है। यानी वो बेसिक कोडिंग जिसके लिए पहले दर्जनों जूनियर इंजीनियर्स लगाए जाते थे, वो अब एक टूल कर रहा है। आई सी। तो अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो जो काम पहले 10 लोग मिलकर मैन्युअल तरीके से करते थे, वो अब सिस्टम खुद कर रहा है। यानी इंसानों की जरूरत ही कम हो रही है। एग्जैक्ट पॉइंट। और इसके साथ ही एक और बड़ा फैक्टर है सास इकोसिस्टम, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये दूसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए साल 2005 में अमेरिका की कोई बड़ी बैंक एक कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना चाहती थी। ओके। तो वो इंडिया की किसी आईटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती थी। 500 इंजीनियर्स 2 साल तक उस कस्टम सॉफ्टवेयर को बनाते थे, और फिर अगले 10 सालों तक 200 इंजीनियर्स उसे मेंटेन करते थे। ये एक $multi-million प्रोजेक्ट होता था। लेकिन आजकल तो कोई भी सिस्टम बनवाने के लिए 2 साल वेट नहीं करता है ना? बिल्कुल नहीं। आज वो बैंक सीधे सेल्सफोर्स या वर्कडे या सर्विस नाउ जैसे SaaS प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन ले लेती है। सॉफ्टवेयर पहले से रेडी है और क्लाउड पर है। हाँ, बस कुछ ही हफ्तों में इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसकी वजह से आईटी कंपनियों के पास जो मेंटेनेंस हैवी प्रोजेक्ट्स आते थे, वो तेजी से कम हो गए हैं। जब सिस्टम क्लाउड पर कोई और मैनेज कर रहा है, तो हजारों सपोर्ट स्टाफ की जरूरत ही कहाँ है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट यहाँ आता है, आउटकम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्लाइंट्स हेड काउंट के हिसाब से पैसे नहीं देना चाहते। हाँ, उनका माइंडसेट पूरी तरह बदल चुका है। उनका सीधा सवाल होता है कि जब ऑटोमेशन और नए टूल्स यूज करके 20 लोग वही काम कर सकते हैं, तो हम 100 इंजीनियर्स की बिलिंग क्यों पास करें? मेक्स टोटल सेंस। और इसने आईटी कंपनियों के रेवेन्यू मॉडल पर डायरेक्ट हिट किया है। बिल्कुल। पहले बिलिंग होती थी एफर्ट्स पर।
कितने घंटे काम हुआ और कितने लोग लगे। लेकिन अब बिलिंग होती है रिजल्ट्स पर। अगर आप ऑटोमेशन यूज करके काम जल्दी खत्म कर लेते हैं तो क्लाइंट आपको कम पैसे देगा। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इन सब के बीच जो एक ट्रेन मुझे सबसे ज्यादा चुका रहा है वो है जीसीसीज का आना, यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। डेटा बताता है कि अब आउटसोर्सिंग का नहीं बल्कि इनसोर्सिंग का दौर चल रहा है। ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे एक टाइम था जब वॉलमार्ट जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियां अपना टेक का काम इंडियन आईटी वेंडर्स को आउटसोर्स करती थी, पर अब वो इंडिया आकर सीधे इंडियन इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं। इस इनसोर्सिंग के स्केल को समझना जरूरी है। आज जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और माइक्रोसॉफ्ट से लेकर दुनिया की तमाम बड़ी रिटेल और बैंकिंग कंपनियां इंडिया में अपने खुद के कैप्टिव टेक सेंटर्स खोल रही हैं, जिनको हम जीसीसीज कहते हैं। हाँ, और ये कोई छोटे ऑफिस नहीं है, ये मैसिव कैंपसेस हैं जहां हजारों लोग काम कर रहे हैं। पर एक सवाल आता है दिमाग में, ग्लोबल कंपनियां अचानक ये क्यों कर रही हैं? क्या किसी इंडियन वेंडर को प्रोजेक्ट देना उनके लिए ज्यादा आसान और कम हेडेक वाला काम नहीं था? पहले था, पर अब जीसीसीज बनाने के फायदे उस हेडेक से कहीं ज्यादा बड़े हैं। पहला सबसे बड़ा फायदा है टॉप टैलेंट का डायरेक्ट एक्सेस। जब वो वेंडर के जरिए काम कराते थे तो उन्हें पता ही नहीं होता था कि असल में कोड कौन लिख रहा है। ट्रू, उन्हें बस एक टीम असाइन हो जाती थी। दूसरा रीजन है कॉस्ट। लॉन्ग टर्म में उनका खर्च काफी कम होता है, क्योंकि मिडिल मैन यानी आईटी वेंडर का जो 20 से 30% प्रॉफिट मार्जिन होता था वो सीधा बच जाता है। और मुझे लगता है इसमें आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंट्रोल भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आजकल हर कंपनी बेसिकली एक टेक कंपनी बन चुकी है ना। एग्जैक्टली। चाहे कार बनाने वाली कंपनी हो या पिज्जा डिलीवर करने वाली। हाँ, तो वो अपना कोड डेटा और अपना कोड किसी वेंडर के सर्वर पर क्यों छोड़ेंगे? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। आईपी की सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, और जब टैलेंट डायरेक्टली उनका अपना एम्प्लॉय होता है तो ग्लोबल टीम्स के साथ कल्चर और अलाइनमेंट बहुत बेटर हो जाता है। लेकिन इस ट्रेंड से हमारी अपनी इंडियन आईटी सर्विस कंपनियों पर क्या असर पड़ रहा है? आज इंडिया में 1600 से ज्यादा जीसीसीज हैं, जहां 16 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट नुकसान आईटी वेंडर्स को हो रहा है। इसके दो बहुत बड़े इंपैक्ट हैं। पहला ये कि इंडिया का जो प्रीमियम टेक टैलेंट है वो अब सर्विस कंपनियों के बजाय इन जीसीसीज में जाना प्रेफर कर रहा है, क्योंकि वहां बेटर सैलरी और ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। बिल्कुल। और दूसरा इंपैक्ट ये है कि आईटी वेंडर्स के हाथ से बहुत से प्रीमियम और हाई बजट प्रोजेक्ट्स निकलकर सीधे इन जीसीसीज के पास जा रहे हैं। सर्विस कंपनियों के पास अब सिर्फ लो मार्जिन वाला बेसिक काम बच रहा है। ये सच में एक डीप कंसर्न है। और अब इसमें एक और तूफान जोड़ देते हैं, एआई शॉकवेव। हम रोज एआई के बारे में पढ़ते हैं, पर रियल ग्राउंड पर इसका क्या असर हो रहा है जॉब्स पर? देखिए, अगर कोई सोचता है कि एआई सिर्फ एक टेक ट्रेंड है, जैसे कभी मोबाइल ऐप्स आए थे, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। राइट, एआई उससे कहीं ज्यादा डिस्ट्रप्टिव है। एआई असल में कॉग्निटिव लेबर को रिप्लेस कर रहा है, यानी वो काम जिसमें इंसानी दिमाग, थिंकिंग और प्रोसेसिंग की जरूरत होती थी। इसको हम थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे जूनियर कोडिंग का काम ले लीजिए। आज गिटहब कोपायलट और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स मार्केट में है। हाँ, जो कोड स्ट्रक्चर बनाने में एक जूनियर डेवलपर को घंटों लगते थे, वो काम ये टूल्स कुछ सेकंड्स में कर देते हैं। और सिर्फ कोडिंग क्यों, मैनुअल टेस्टिंग जिसमें सबसे ज्यादा लोग हायर होते थे, वहां भी तो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स और एआई टेस्टिंग टूल्स आ गए हैं। सही कहा। और जो L1 और L2 सपोर्ट का काम था, जिसमें लोग कॉल सेंटर्स में बैठकर इंटरनल इश्यूज सॉल्व करते थे, वो पूरी तरह से स्मार्ट चैटबॉट्स ने टेक ओवर कर लिया है। सिस्टम अब सेल्फ हीलिंग हो गए हैं। बिल्कुल, सिस्टम खुद समझ जाता है कि कहाँ इशू है और खुद उसको फिक्स कर लेता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। तो इसका मतलब जो वो एक एंट्री लेवल का दरवाजा था, जहां से टियर 2 और टियर 3 सिटीज के हजारों यंग ग्रेजुएट्स आईटी सेक्टर में एंटर करते थे, वो दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। और इसमें एक पैराडॉक्स भी है जिसे समझना जरूरी है। कैसा पैराडॉक्स? एक तरफ हमारी इंडियन आईटी कंपनियां दुनिया भर के क्लाइंट्स को एआई ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज बेचना चाहती हैं, पर दूसरी तरफ यही एआई खुद उनके अपने मैन पावर की जरूरत को खत्म कर रहा है। ओह वाओ, मतलब वो क्लाइंट से कह रहे हैं कि हम एआई लाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और खर्च कम होगा। हाँ, लेकिन जब क्लाइंट का खर्च कम होगा तब इसका मतलब है आईटी कंपनी की बिलिंग कम होगी। एआई खुद उनके पुराने रेवेन्यू मॉडल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये काफी आई ओपनिंग पॉइंट है। बट एक और चीज मैं सोच रही थी जो हमारे रिपोर्ट्स में भी आई है, क्या ये ऑटोमेशन और एआई का खतरा सिर्फ फ्रेशर्स पर है? जो लोग 10-15 साल से इंडस्ट्री में है, क्या वो सेफ है? अगर हम इसे कनेक्ट करें तो पिक पिक्चर की रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सबसे बड़ा और हिडन रिस्क नए लोगों पर नहीं है। सबसे ज्यादा खतरे में मिड लेवल प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास 10 से 18 साल का एक्सपीरियंस है।
आई सी, जिसे हम मिड लेवल क्राइसिस कह सकते हैं। पर आमतौर पर तो माना जाता है कि एक्सपीरियंस आपको जॉब सिक्योरिटी देता है। फिर इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा क्यों है? क्योंकि हमें देखना होगा कि इनका एक्सपीरियंस किस चीज़ का है। इनमें से ज़्यादातर लोग प्रोसेस मैनेजर्स या डिलीवरी कोऑर्डिनेटर्स या मैनुअल टेस्टिंग लीड्स के तौर पर काम कर रहे हैं। जो बेसिकली लार्ज टीम्स को मैनेज करते हैं। हाँ, पिछले 10 सालों में उनका कोर काम था एक्सेल शीट्स मेंटेन करना, टीम की लीव्स ट्रैक करना और ये देखना कि टाइम शीट भरी गई है या नहीं। और क्लाइंट्स के साथ वीकली स्टेटस कॉल्स पर अपडेट देना। एग्जैक्टली। उनकी स्किल्स बड़ी टीम्स को स्केल करने के लिए थी, लेकिन आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत लीन हो गया है। जीरा जैसे टूल्स और ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स खुद सब ट्रैक कर लेते हैं। तो जब डैशबोर्ड खुद रियल टाइम डेटा दे रहा है और ग्लोबल क्लाइंट डायरेक्ट टेक लीड से बात कर रहा है, तो उस मिडिल मैनेजर की जरूरत ही क्या है? वही तो पॉइंट है। जिसको 30 से 40 लाख की सैलरी मिल रही है, उस डिलीवरी मैनेजर की अचानक कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मार्केट डिमांड शिफ्ट हो चुकी है। आज कंपनीज को किस तरह की स्किल्स चाहिए फिर? उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो क्लाउड आर्किटेक्ट्स हों, एआई इंजीनियर्स हों या डेटा साइंटिस्ट्स हों। यानी स्किल का हॉरिजॉन्टल स्प्रेड नहीं, बल्कि वर्टिकल डेप्थ चाहिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग डेप्थ कितनी है, आज सिर्फ यही मैटर करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग डेप्थ, ये टर्म सुनकर मुझे हमारे एजुकेशन सिस्टम की याद आ गई। इंडिया हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। क्या वो इस डीप टेक एरा के लिए रेडी हैं? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब ना है। हमारे सिस्टम में आज भी रोटे लर्निंग यानी रटने पर फोकस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोर समझ काफी मिसिंग है। हाँ, प्रोडक्ट थिंकिंग जिसे कहते हैं, जिसमें स्क्रैच से एक नया प्रोडक्ट सोचना और बनाना होता है, वो मिसिंग है। असल में हमारा एजुकेशन सिस्टम पिछले 30 सालों में एक सपोर्ट इकोनॉमी के हिसाब से डिजाइन हुआ था, जहां आपको बस एक बनी बनाई एसओपी फॉलो करनी थी। लेकिन अब दुनिया सपोर्ट इकोनॉमी से आगे बढ़कर प्रोडक्ट एंड आईपी इकोनॉमी बन चुकी है। बिल्कुल। पहले सवाल था कि क्या आप किसी के बनाए हुए सॉफ्टवेयर में माइनर चेंजेस कर सकते हैं। अब सवाल है कि क्या आप एक नया वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर खुद डिजाइन कर सकते हैं। हमें सिर्फ काम करने वाले हाथ नहीं, बल्कि डिजाइन करने वाले दिमाग चाहिए। सही कहा। और यही वो गैप है जो अभी इंडियन आईटी इंडस्ट्री को परेशान कर रहा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? यानी इसका ग्राउंड लेवल पर आम जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि आईटी सेक्टर ने तो हमारे शहरों की इकोनॉमी को ड्राइव किया है। इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत डीप होने वाला है। जैसे बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड या हैदराबाद के हाईटेक सिटी का एग्जांपल ले लीजिए। वहां प्रॉपर्टी के प्राइसेस आईटी सैलरीज की वजह से ही बढ़े थे। हाँ बिल्कुल, वहाँ का पूरा कंजम्पशन पैटर्न आईटी जॉब्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो अब अगर हायरिंग स्लो होती है या इंक्रीमेंट्स रुकते हैं, तो रियल एस्टेट की डिमांड डायरेक्टली गिरेगी। और इससे भी बड़ी बात, ईएमआईज का स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओ, ईएमआई स्ट्रेस तो आजकल के हर मिड लेवल प्रोफेशनल की सबसे बड़ी सच्चाई है। बिल्कुल। बहुत से आईटी प्रोफेशनल्स जो 10-15 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक के होम लोन्स ले रखे हैं। और सिर्फ होम लोन नहीं, कार लोन्स होते हैं, बच्चों की स्कूल्स की एक्सपेंसिव फीस होती हैं। हाँ, अगर ऐसे में जॉब चली जाती है और नई मार्केट डिमांड के हिसाब से नई जॉब मिलने में 6 महीने या साल पर लगता है, तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत भारी पड़ सकता है। और इसका एक रिपल इफेक्ट भी होगा, है ना? हाँ, अगर आईटी प्रोफेशनल्स का खर्च कम होगा तो कार शोरूम्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, ट्रैवल सब पर असर पड़ेगा। एग्जैक्टली। इसलिए ये कोई माइनर स्लोडाउन नहीं है जिसे हम 1-2 क्वार्टर्स में भूल जाएंगे। ये एक स्ट्रक्चरल रिस्क है जिसे इकोनॉमी लेवल पर एड्रेस करना पड़ेगा। ये सब सुनकर तो लग रहा है सिचुएशन बहुत सीरियस है। तो क्या हम ये मान लें कि इंडियन आईटी सेक्टर अब ढलान पर है या खत्म हो रहा है? नहीं, इंडस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, ये इवॉल्व हो रही है। इतिहास में जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आता है, पुरानी चीजें बदलती हैं। जैसे जब बैंक्स में कंप्यूटर्स आए थे तो बैंकिंग खत्म थोड़ी हुई थी, बस रीस्ट्रक्चर हुई थी। एकदम सही एग्जाम्पल है। तो आईटी सेक्टर भी खुद को रिस्ट्रक्चर कर रहा है। जो लो स्किल वाले काम थे वो जरूर कम होंगे, पर हाई वैल्यू और हाई स्किल वाले काम में एक्सपेंशन होगा। यानी हेडकाउंट बढ़ाकर प्रॉफिट कमाने का टाइम गया और अब प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन का टाइम है। बिल्कुल। तो इस नई रियलिटी में सरवाइव और थ्राइव करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहला स्टेप है सर्विसेज से प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करना। इंडिया को अब बस दुनिया का बैक ऑफिस बनकर नहीं रहना चाहिए। हमें ज़ोहो, फ्रेशवर्क्स और पोस्टमैन जैसी प्रोडक्ट फर्स्ट कंपनियां बनानी होंगी। जब हम अपना खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाएंगे, तभी हमारे पास ग्लोबल प्राइसिंग पावर आएगी, राइट? एग्जैक्टली। और जो प्रोफेशनल्स अभी काम कर रहे हैं, उन्हें डीप स्पेशलाइजेशन पर फोकस करना होगा। अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा आने से काम नहीं चलेगा।
आपको किसी एक डोमेन का मास्टर बनना होगा, जैसे एआई इंजीनियरिंग या साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड आर्किटेक्चर। और सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेने से नहीं होगा, आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। और लीडरशिप को भी अपना मैट्रिक बदलना होगा। हाँ, पहले मैट्रिक होता था रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, अब मैट्रिक होना चाहिए रेवेन्यू पर इनोवेशन। रेवेन्यू पर इनोवेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। तो चलिए इस डीप डाइव को समराइज करते हैं। हमने देखा कि इंडियन आईटी सेक्टर मर नहीं रहा है, बस अपनी पुरानी स्किन छोड़ रहा है। हाँ, लेबर आर्बिट्राज का एरा एंड हो रहा है। जिस मॉडल ने पिछले 30 सालों में इंडिया का मिडिल क्लास बनाया, वो अब खत्म हो चुका है। अब हम एआई और प्रोडक्ट एरा में आ गए हैं। बिल्कुल, और यही तय करेगा कि इंडिया फ्यूचर में एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनेगा या फिर सिर्फ एक वेंडर बनकर रह जाएगा। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। अगले 10 सालों में वो कंपनियां नहीं जीतेंगी जिनके पास सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, बल्कि वो जीतेंगी जिनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो क्या हम अब सिर्फ काम करने वाले बनकर रहना चाहते हैं या नई टेक बनाने वाले क्रिएटर्स बनना चाहते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, अब एक जनरल सवाल आप सभी के लिए। आपको क्या लगता है, क्या एआई के आने से आईटी सेक्टर में नौकरियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी या लोग नए स्किल सीखकर पहले से भी बेहतर मौके हासिल करेंगे? हाँ, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। लास्ट रिक्वेस्ट, एज यू हैव वॉच्ड फुल वीडियो, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन।